नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके सामने वैदिक युग का घालमेल पुस्तक, लेखक हैं राजीव पटेल जी। इस किताब का एक अंश है ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक। चलिए दोस्तों, तो आज इसी के बारे में मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारी रोचक जानकारी मिलने वाली है। मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसी कालखंड में आज के तथाकथित लेखक वैदिक सभ्यता का उदय दर्शाते हैं, जबकि इस काल में भारत के कई अन्य क्षेत्रों में कई सभ्यताओं का मिलना हुआ। आज उन्हीं सभी प्राप्त सभ्यताओं को ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं कहते हैं, जबकि प्राप्त साक्ष्य कुछ अलग कहानी दर्शाते हैं। अभी तक प्राप्त प्रागैतिहासिक काल की निम्न संस्कृतियां हैं। कायथा संस्कृति 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व तक। दूसरी है मालवा संस्कृति 1700 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक। तीसरी है आहड़ संस्कृति 2100 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। चौथी है गैरिक मृदभांड संस्कृति 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। पांचवी है सवाल लदा संस्कृति 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व तक। छठी है चिरांद संस्कृति 1500 से लेके 750 ईस्वी पूर्व तक। सातवीं है जोरवे संस्कृति 1400 से लेके 700 ईस्वी पूर्व तक। चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कायथा संस्कृति के बारे में 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस संस्कृति का साक्ष्य मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से मिलता है। इस काल में निवास करने वाले लोगों से रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला है, जिनमें मुख्य रूप से हांडी, कटोरा, तसला और मटका जैसे बर्तनों पर गुलाबी रंग की चित्रकारी, लोटे पर पांडु रंग की चित्रकारी और कटोरी थालियों पर लाल रंग की चित्रकारी मिलती है। कायथा संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति में गेहूं, जौ, दलहन आदि की खेती के साथ साथ पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है। सभी लोगों के मकान घास फूस और बांस के बने होते थे। वे लोग पत्थर के साथ साथ तांबे से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे। इस काल में धातु से बने हुए कई तांबे की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां, तांबे की छेनी, मनके का हार, लोहे के उपकरण, मिट्टी की पशु और मानव की छोटी मूर्तियां जैसे कई अवशेष मिले हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी मालवा संस्कृति के बारे में। 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व मालवा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के कायथा संस्कृति का क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों से मिलता है। यह ताम्र पाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक रूप से इस काल में अच्छे प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ दूधिया स्लिप वाले लाल रंग के बर्तन मिले हैं। मालवा संस्कृति से जो मकान का साक्ष्य मिला है वह कच्ची ईंटों से गोलाकार रूप में बने होते थे। तीसरा है दोस्तों आहड़ संस्कृति 2100 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। आहड़ संस्कृति का केंद्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनासकांठा का था। यहाँ आहड़ और गुलुंद नामक स्थलों की खुदाई हुई। आहड़ में पत्थर के बजाय तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें, ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों एक चादर कांसे की, प्रयोग में लाई जाने का प्रमाण है। आहड़ का पुराना नाम तंबावती यानी तांबे वाली जगह था। गुलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। इस संस्कृति के लोग भांति भांति के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें व्यापक प्रयोग काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन 2000 ईसा पूर्व का होता था। ये सभी चौक पर बने हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ के लोगों में मवेशियों में गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, ऊंट का पालन के साथ साथ मुख्य रूप से खेती का साक्ष्य मिला है, जिसमें मुख्य अनाजों में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन तथा मटर के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। वहां से हिरण का शिकार करने का साक्ष्य मिला है। पशु अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे या जंगली गधे के रूप में की गई है, लेकिन घोड़े की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 1500 ईसा पूर्व में
गीलुंद में लोग अपना घर गीली मिट्टी थोपकर और कभी कभी कच्ची ईंटों के बनाते थे, लेकिन आहर के लोग पत्थरों के घर में रहते थे। अगला है दोस्तों गैरिक मृदभांड संस्कृति। 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व गंगा यमुना के दोआब में ईसा से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। गैरिक मृदभांड की संस्कृति में सरकंडों द्वारा निर्मित घर मिलते हैं जिसपे मिट्टी का लेप लगा होता था। घरों का फर्श थापी गई मिट्टी से बनी होने का प्रमाण मिलता है। इस संस्कृति का साक्ष्य सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास रिसौली और बिजनौर के पास राजपुर परसा से प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों सवालदा संस्कृति। 2000 से 1800 ईसा पूर्व। सवालदा संस्कृति की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से हुई है। यह ताम्र पाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिट्टी के बने 2-3 कमरों के मकान के साक्ष्य के अलावा तांबा, कांसा की बनी चूड़ियां, मनका, मिट्टी के छोटे खिलौने, हड्डी के बने औजार, हल्के भूरे चॉकलेटी रंग के मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ पर अगला है दोस्तों चिरांद संस्कृति जो कि 1500 से 750 ईस्वी पूर्व तक इसका कालक्रम है। चिरांद संस्कृति की पहचान बिहार प्रांत के सारण जिले के पास डोरीगंज के पास से हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल के प्राप्त सभी स्थानों में चिरांद में सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई में यहाँ से गेहूं और पत्थर के औजार मिले हैं। दोस्तों कभी सभी मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं, आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि मैं आपके सामने कोशिश करता हूं कि मैं इतिहास की सारी जानकारी किसी एक शीर्षक को मैं एक ही वीडियो में पूरा समाहित करूं। पर पिछले वीडियो को देख के मेरे को लगता है कि 10 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो होने के बाद भी ऑन एन एवरेज जितना भी वॉच टाइम मिलता है दोस्तों वो बहुत कम। पर जहां पर मैं छोटा वीडियो बनाता हूं वहां पर वॉच टाइम ज्यादा मिलता है। इट मीन्स आप लोग उस पर बहुत देर तक शुरू से अंत तक बने रहते हैं। पर मेरी कोशिश दोस्तों यही बनी रहती है कि इतिहास की पूरी जानकारी मैं आपको सही से दे पाऊं। इस वजह से आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहता है, आपके कमेंट्स और आपके सुझाव का हमेशा इंतजार रहता है, पर आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं। लाइक्स भी मिलते हैं, व्यूज भी आते हैं, पर आप कमेंट्स बहुत कम करते हैं। आप पर्सनली मेरे को मेल भी कर सकते हैं। इस चैनल से कोई भी आपका सुझाव, कोई भी शिकायत हो तो आप मेरे को पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। तो ज्यादा ना आपका वक्त लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 7वें अंक पे। जोरवे संस्कृति 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति का क्षेत्र कोंकण को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र का क्षेत्र था। ऐसे इस संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु इनाम गांव और देमाबाद था। यहाँ से एक महिला के पेट में अंकुरित पौधे की मूर्ति मिली। इसी महिला की मूर्ति को आज के तथाकथित लोग मातृ देवी कहते हैं, लेकिन मातृ देवी लिखा हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्यों के ये लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे क्योंकि यहाँ से कपास, सीमल के रेशे से बने धागे का मिलना, यहाँ से धान, गेहूं और दाल की खेती का साक्ष्य मिलना। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसी कई वस्तुओं में नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है जिसमें दैमाबाद और इमाम गांव प्रमुख हैं। कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे पुराना साक्ष्य इसी जगह से प्राप्त हुआ है। यहाँ से आरंभिक कृषक और पशुपालक समुदाय के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन किसी प्रकार कोई सतयुग त्रेता से युक्त कोई वैदिक वर्ण या जाति का निशान प्राप्त नहीं हुआ। फिर किस आधार पर वैदिक संस्कृत उद्भव काल ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच के काल को बताया जा रहा है। वास्तव में इस काल में ताम्र पाषाण संस्कृति प्रचलित थी और इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य मिले, परंतु वेद में वर्णित तथ्य और इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल नहीं है। क्या किसी भी संस्कृति को अपने काल्पनिक चित्रण से जोड़कर बताना उचित है, या क्या आपको यहाँ भी उस गंगा नदी के जैसे हिमालय पहाड़ों पर बैठे त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने वाली कहानी का आवाज नहीं कराता? आज भी वैदिक शास्त्रों के अनुयायी गंगा को स्वयं त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने की बात बोलते हैं, लेकिन आज इस ज्ञान विज्ञान के युग में कोई भी जटा में से भागीरथ नाम के व्यक्ति द्वारा गंगा को निकालने की बात कहे तो कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले के प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है उस समय के प्राप्त लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे उनको आज के लोग कैसे समझ गए या श्रुति रूप में कैसे प्राप्त कर लिया? क्या उस काल की वैदिक परंपरा की बातें श्रुति में आज से 100-200 साल पहले पाई गई थी? बाकी ऐतिहासिकता की अन्य सभी जानकारी अंग्रेजों के भरोसे जमीन में दफन हो गई थी।
17वीं शताब्दी में अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित नहीं होते और वे भारतीय पुरातात्विक खुदाई नहीं करते तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज हम अभी अनभिज्ञ रहते। उन यूरोपीय विद्वानों को खुलकर प्रशंसा करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी जिन्होंने उस समय सभी के सामने प्राचीन भारत के इतिहास सच्चाई जमीन के नीचे से खुदाई द्वारा बाहर करते हुए साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया। दूसरी बात, आज के वैदिक संस्कृति की मान्यता अनुसार इसके संस्थापक ब्रह्मा है, लेकिन उनका किसी भी काल में कोई साक्ष्य का नामो निशान नहीं मिलता। फिर इस वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कैसे हो गया? तीसरा, शैव पंथ के कुछ मतावलंबी भी अपनी परंपरा का शुभारंभ उसी सभ्यता में देखते हैं, जबकि शैव पंथ के संस्थापक आदि शंकर हैं जिनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। फिर आज के शैव पंथी लोग बताएं कि उनके आदि शंकर जैसे संस्थापक के पूर्वी शैव पंथ कैसे स्थापित हो गया। कुछ देर के लिए शंकराचार्य को काल्पनिक और मनगढ़ंत संस्थापक मानते हुए पूर्व के साक्ष्यों का अवलोकन करें। फिर आप लोग ही उन साक्ष्यों को देखकर बताएं कि जटाधारी, सर्पधारी, बाघ, छालधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी का प्रतीक चिन्ह कहाँ दिख रहा है? कहाँ आपको लिंग और योनि युक्त अर्धाकार बनावट का शिवलिंग मिला है? आप लोग सिर्फ अपनी कपोल कल्पना से प्राप्त बेलनाकाल पत्थरों को लिंग का नाम देते हुए शिवलिंग बना दे रहे हैं। फिर तो आप किसी भी पहाड़ी नदी की तलहटी में चले जाएं, वहां नदी की जलधारा के साथ पहाड़ों से आने वाले पत्थरों से निर्मित आकृति को देखकर उसे स्वयं को शिवलिंग का दर्जा भी देने लग जाएंगे। जैसे आज बिल्कुल आपकी काल्पनिक चित्रण द्वारा भ्रमित करने वाली विवेचना कहा जाए तो कोई गलत युक्ति नहीं होगी। आज इतिहासकृत तृतीय भाग सी यानी ईसापुर 2000 से लेकर ईसापुर 600 के बाद की काल में प्राप्त साक्ष्यों द्वारा प्रथम सम्राट के रूप में जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है वह है मगध के सम्राट बिंबिसार का, जिनकी राजधानी और किले के साक्ष्य वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर से प्राप्त हुए हैं। उनके किले और राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली दीवार आज भी साक्ष्य रूप में खड़ी जो पूरे राजनगर को 5 पहाड़ियों से जोड़ती हुई बनाई गई थी। इस दीवार की बनावट चीन की दीवार से काफी पुरानी साबित हो चुकी है, यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व का काल जिसको आज वैदिक काल बोला जा रहा है, उस काल में भी बहुत से सम्राट रहे होंगे और सभी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते होंगे। तभी तो उनसे सुरक्षा हेतु सम्राट बिंबिसार के राजगीर नगर और किले की सुरक्षा हेतु व्रत रक्षात्मक दीवार बनाई गई होगी। लेकिन उस वैदिक काल में कौन से शासक थे? क्या आज के श्रुति वैदिक संस्कृति ज्ञाता कुछ बता सकते हैं? नहीं। यह अलग बात है कि अंग्रेज सरकार के चले जाने के बाद भारत की पुरानी सभ्यता संस्कृति जुड़ी हुई जानकारी को उत्खनन कर बाद के स्वार्थी सरकार द्वारा कमजोर करवा दिया गया। अन्यथा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज प्रचलित काल्पनिक वैदिक युग की सभी बातों को प्रमाणिक तौर पर मानववादी काल कहते हुए सभी के समक्ष मुख चढ़ाते हुए प्रमाणित करते रहता। वैदिक काल यानी वेद का काल, वेद का काल यानी वर्णागत समाज, वेद का वर्णागत समाज यानी वैदिक मंत्रोच्चार करने वाले ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण। वैदिक मंत्र यानी उस मंत्र की संस्कृत में ऋचाएं, संस्कृत की ऋचा यानी उस मंत्र ऋचाओं के आह्वान द्वारा ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले सभी देवताओं द्वारा मनोवांछित कार्य करा सकने की परिकल्पना। लेकिन क्या किसी को उस काल के वेद का वर्णागत ब्रह्मा के मुख वाले कर्मकांडी ब्राह्मण को की साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को इस काल में वैदिक मंत्र वाली संस्कृत मानसिक ऋचाओं का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को मंत्रों के अधीन होने वाले देवी देवताओं का स्थल, मंदिर या उससे विराजने वाली किसी देवी देवता की मूर्ति मिली है? ये दोस्तों प्रश्न है, सबका उत्तर न में ही मिलता है, अथवा मिलता भी है तो केवल सभ्यता संस्कृति अपनी अमिट साक्ष्य को छोड़ती है। सभ्यता का सच कहाँ था? किसी सभ्यता का वैज्ञानिक साक्ष्य सभ्यता से संबंध जोड़ने सिर्फ लोग लेकिन जिस दिन इस कल में सच्चाई की जानकारी जैसे 25 फीट लंबे क्या आज उस प्रकार मनुष्य का जीवाश्म जैसे तथाकथित लेखक महोदय को वैदिक जीवन दिखाना चाहिए था कि नहीं दोस्तों? ये चीजें कठोरपंथी है दोस्तों इन चीजों में। भारत में
में 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल के उत्खनन में किसी विकसित सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो मिले हैं ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता के हैं, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर आप सभी बुद्धिजीवियों से हार्दिक विनती है कि आप बने रहें आखिरी तक। आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, पर आपके इस छोटे भाई का थोड़ा सा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स प्लीज जरूर करें, ताकि आप मेरे वीडियो को देखते हो आपके विचारों को भी मेरी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो कृपया कमेंट्स भी करें। और इस चीज को मैं शुरुआत केवल आप जो इतिहास को जानने के इच्छुक हैं उन सभी दर्शक गणों से नम्र निवेदन है कि आपके विचारों को भी आप अपने कमेंट्स और ईमेल से आप मेरे सामने भेजें। आपके सभी सुझावों का आपके हमेशा स्वागत रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो भी मिले हैं वे ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता के हैं, जिनका वर्णन पहले भी किया जा चुका है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से उत्तर हड़प्पा कालीन वाली ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इस बीच के 900 वर्ष के काल को अंधकार युग के रूप में भी लोग जानते हैं, लेकिन आज के मनुवादी लेखकों को अपने वेद और वैदिक परंपरा से मिल रहे सामाजिक सम्मान और मुफ्त की पकवान को बचाए रखने हेतु उस वैदिक परंपरा को इसी अंधकार युग में स्थापित करने की व्याकुलता दिख रही है। आज उसी व्याकुलता का परिणाम है कि भारत में करीब 100 वर्षों से जिस प्रकार के भारतीय इतिहास को मनुवादी लेखक लिख रहे हैं, उसमें वैदिक काल को इसी अंधकार युग में अपनी कल्पना से बैठाते जा रहे हैं। लेकिन साक्ष्य के नाम पर उत्खनन से प्राप्त अवशेष बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। अगर उस परंपरा के अनुयायी लोग थोड़ी देर के लिए वेद और वैदिक काल को उसी अंधकार समय का मान भी लेते हैं, तो फिर उस तथाकथित ज्ञान में वैदिक काल की आज तक कोई लिपि या मुद्रा क्यों नहीं दिखाते? इससे पता चले कि उस लिपि में वेद लिखी या बोली गई होगी। भाई, ज्ञान की वैदिक काल हो या लिखित वेद, उसमें पढ़ने तत्वों का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हो, क्या इसी को उत्कृष्ट वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों राजीव पटेल जी ने एक नोट दिया है, मैं उसको भी आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। इस विषय पर प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि श्रुति पद्धति द्वारा इस काल के रामायण, गीता, महाभारत वाले कर्मकांड के साथ साथ वैदिक मंत्र या वेद में उद्धृत की गई सभी ऋचाएं आज के काल में अक्षरशः एक आदमी से दूसरे आदमी के द्वारा सुनते और सुनाते हुए स्थानांतरित होती चली आई है, परंतु उस काल से प्राप्त साक्ष्यों जुड़ी कोई भी जानकारी श्रुति स्मृति द्वारा आज तक प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इस काल के संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान की सभी जानकारी ब्रिटिश काल में उत्खनन से प्राप्त होती है। ये सभी बातें कितनी हास्यास्पद लगती हैं। क्या श्रुति पद्धति ऐसी होती है जो साक्ष्य वाली बातों गायब कर दे और अपने अनुकूल स्थिति को मजबूत करते हुए एक नई कहानी को जन्म दे? क्यों, है ना मजेदार वैदिक युग का घालमेल। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक करें। अगर मेरी इस मेहनत में आपको कुछ गलती लगे तो अनलाइक भी कीजिए और अपने कारण बताइए। दोस्तों, ये सब जो चीज है केवल मैं आप दर्शक गणों को का प्यार मिलने की वजह से मैं ये शुरुआत किया हूँ और मेरा मनोबल बढ़ता है। आप लोग लाइक करते, व्यूज मिलते, कमेंट्स करते, तो मेरा मनोबल बढ़ने से मैं आपके सामने इतिहास की बहुत अच्छी खासी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो दोस्तों, ये चैनल भी आपका है, मैं भी आपका हूँ। दोस्तों, बने रहें रुद्र दामन के साथ। आपके कहने अनुसार आप जिस किताब और जिस इतिहास की बुक के बारे में कहेंगे, मैं उसका ऑडियो फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। कम्युनिटी टैब में आप जाके देख सकते हैं, पोस्ट में मेरे को मिल चुका है वो, और आप वहाँ पर भी जाके देखें और जो भी आपके सुझाव वहाँ पर आप लिखित रूप में लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।